हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। होप यू ऑल आर फाइन एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फाइनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जो नीट के पीवाई क्या हुआ वो डिस्कस करने वाले हैं। और अपकमिंग नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आपने इस क्लास को कंप्लीट देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। लेट अस स्टार्ट आवर टुडे सेशन बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स। In this class we cover the PYQ based on electric dipole, presence of a dipole in a uniform electric field, electric flux, and finally Gauss law and its application. So this is the first question of today's session. Let us start. एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, उसको ना प्लेस किया हुआ कुछ इस तरीके से। अब यहां पे देखना जरा ध्यान से, इलेक्ट्रिक डायपोल को ना कुछ इस तरीके से ना सिचुएट किया हुआ है। यहां तक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ओवरऑल जो डायपोल लेंथ है वो बेसिकली ना 6 सेंटीमीटर है। सो ये डिस्टेंस है जो ये कितना आपके पास 3 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट, यहां पे पॉइंट पी, ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डायपोल के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो गिवन आपको, यानी कि यहां से लेके जो ये डिस्टेंस गिवन है, ये गिवन आपको 5 सेंटीमीटर। अब इस पॉइंट पी पे आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये चार्ज आपको गिवन है माइनस क्यू। इस चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन आपको? माइनस क्यू कूलम। और ये जो राइट साइड में चार्ज है इसकी वैल्यू आपको गिवन है प्लस क्यू कूलम। इलेक्ट्रिक डायपोल बेसिकली सिस्टम, और एक सिस्टम होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है इक्वल और ऑपोजिट पोलैरिटी के दो चार्जेस का। अगर आप ध्यान से देखो जरा, ये पॉइंट ना ये अप्रोक्सीमेटली इसकी एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये इसकी ना एक्सियल लाइन एग्जिस्ट करती है कुछ इस तरीके से डायपोल की, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी एक्सियल लाइन पे लाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि ना डायपोल के सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वेशन पॉइंट का वो है 5 सेंटीमीटर, और एक जो ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है, यहां से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस, अगर आप ये डिस्टेंस मेजर करते हो, ये डिस्टेंस बन जाएगा 2 सेंटीमीटर। सो इस हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में ये जो इसकी वर्टिकल, इसको ना एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। पहली बात तो आपको ना ये वर्टिकल हाइट है, ये हाइट आपको गिवन ही नहीं है, तो हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि ये पॉइंट ना इसकी एक्सियल लाइन पे ही लाई कर रहा है। सो यहां पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है 10⁻² वोल्ट के यूनिट में, ड्यू टू दिस डायपोल इज। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज ऑन द राइट साइड, राइट हैंड साइड, प्लस क्यू कूलम चार्ज की वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा? वो रहेगा प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनके बीच का जो सेपरेशन है मान लीजिए उसको आप R1 से रिप्रेजेंट करते हो, स्टिल इज इक्वल टू, ये आपके पास बन जाएगा प्लस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप के लिख सकते हो डिवाइडेड बाय R1। अब R1 आपके पास जो ये डिस्टेंस है 5 यानी कि 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, स्टिल इज इक्वल टू, आप इसको फर्दर लिखोगे प्लस क्यू के डिवाइडेड बाय 2, और 10⁻⁻² न्यूमरेटर में जाके बन जाएगा 10⁻², और ये आपके पास आएगा वोल्ट के अंदर। सो इस तरीके से पी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया प्लस क्यू कूलम चार्ज की वजह से। अब एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे माइनस क्यू कूलम के चार्ज की वजह से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ड्यू टू द सेकंड चार्ज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक डायपोल। और ये जो चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड तो इस चार्ज के इक्वल है, लेकिन पोलैरिटी उसकी ऑपोजिट है, स्टिल इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आपको मिलती है R1।
स्टिल इज इक्वल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के से एक्सप्रेस करेंगे। R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायपोल के सेंटर से उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस 5 है और 3 उसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻⁻² मीटर। स्टिल इज इक्वल टू माइनस में क्यू इंटू के 10⁻² डिवाइडेड बाई 8, ये वोल्ट। अब टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल होता है बेसिकली एक ना स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टोटल पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उन दोनों वैल्यू का एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा। सो ओवरऑल अगर आप ना वहां पे पोटेंशियल मेजर करते हो, नेट पोटेंशियल अगर आप ना मेजर करते हो, वहां पे जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, इन दोनों पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम, यानी कि पी पॉइंट पे पोटेंशियल प्लस क्यू कूलम चार्ज की वजह से प्लस पी पॉइंट पे पोटेंशियल माइनस क्यू कूलम चार्ज की वजह से इज इक्वल टू। फर्दर आप जब इसको ना सोल्व करोगे आपको क्या वैल्यू मिलती है, आपको ये वैल्यू मिलेगी क्यू के, आप कॉमन ले लीजिए, ये बनता है 1/2 माइनस में 1/8 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁻² वोल्ट। अब हमको ना 10⁻² वोल्ट की यूनिट में फाइंड आउट करना है, यानी कि इसको ना एक तरीके से यूनिट कंसीडर करते हुए बाकी जो रिमेनिंग है वो आंसर आ जाएगा। स्टिल इज इक्वल टू, जब आप इसको ना फर्दर ना डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू आपको मिलती है 3 डिवाइडेड बाई 8 क्यू इंटू कैपिटल के 3 डिवाइडेड बाई, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है कि ना स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो सिंपली आपने उन दोनों पोटेंशियल की वैल्यू का एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करना है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, 2 पॉइंट चार्जेस है माइनस क्यू और प्लस क्यू, एक फाइनाइट डिस्टेंस डी, फाइनाइट डिस्टेंस है एल अपार्ट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर, और वो जो कैपिटल डिस्टेंस आर है डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में ना काफी लार्ज डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस आपको गिवन है। अब यहां पे अगर आप इसको डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करते हो, ये 2 पॉइंट चार्जेस है, ये 2 पॉइंट चार्जेस है, इनको रिप्रेजेंट किया हुआ माइनस क्यू कूलम से और प्लस क्यू कूलम से, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ एल अपार्ट। अब इनके बीच का जो सेपरेशन है ना, यानी कि ये एक तरीके से डायपोल लेंथ बन जाएगी। क्यों, इक्वल और अपोजिट चार्जेस का जो सिस्टम है वो इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और डायपोल इलेक्ट्रिक डायपोल के जो 2 चार्जेस है उनके बीच का जो लीनियर सेपरेशन होता है वो डायपोल लेंथ कहलाता है, कैपिटल एल से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इसके कंपैरिजन में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर, अब ये जो आर है वो है ना जनरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट है डायपोल के सेंटर के रिस्पेक्ट में मान लीजिए, और ये एल के कंपैरिजन में काफी लार्ज है, डायपोल का सेंटर है ओ, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक तरीके से आपको ना यहां पे गिवन है, मान लीजिए ये पी पॉइंट यहां पे आपको गिवन है। अगर आप इसको ना डायपोल के सेंटर से कनेक्ट कर देते हो कुछ इस तरीके से, तो ये डिस्टेंस कितना इन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ कैपिटल आर, और इसकी एंगुलर पोजीशन मान लीजिए थीटा है, और ये डिस्टेंस आर है ये क्या रहेगा, डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में मच लार्ज डिस्टेंस रहेगा। ये जनरल पॉइंट है डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस दूर। अब इसके लिए एक ना फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, जो हमको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप ना आर कोमा थीटा पे वैल्यू जब आप उसकी फाइंड आउट करते हो आपको ये वैल्यू मिलती है, डायपोल मोमेंट P आपको कंसीडर करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उस पॉइंट के एंगुलर कोऑर्डिनेट जो कि मान लीजिए स्मॉल r से अगर रिप्रेजेंट करते हो, यहां पे कैपिटल R है, और अंडर रूट के अंदर क्या वैल्यू मिलती है आपको 1 + 3 कोसाइन स्क्वायर थीटा। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब के, और आर क्यूब का जो आर की वैल्यू आपको दे रखी है वो कैपिटल आर के टर्म्स में 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि हम यहां लिखेंगे हेयर जो स्मॉल आर है उसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल आर के इक्वल रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/r³ के प्रोपोर्शनल आ जाएगी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन इज जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, पोलर मॉलिक्यूल बेसिकली उनमें अगर आप ना जैसे कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हो, मॉलिक्यूल क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होता है। सो दो एटम अगर एग्जिस्ट करें, मान लीजिए डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल कैसे कहलाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब मान लीजिए ये एक मॉलिक्यूल है,
इस मॉलिक्यूल के ये दो एटम है, ए और बी। अब पहले एटम पे अगर आप अपना चार्ज कंसीडर करते हो, मान लीजिए इस पे है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इस पे है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। सो इन पर एक नॉन जीरो चार्ज एग्जिस्ट करता ही है हमेशा, हैविंग ए परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इनकी हमेशा ना परमानेंट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है। अब वही तो हमने बताया, नेगेटिव चार्ज से जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगी इनकी नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है इनकी। तो ये ऑप्शन तो ट्रू है, बाकी भी हम चेक कर लेते हैं। जीरो डायपोल मोमेंट ये नहीं हो सकता। एक्वायर्ड डायपोल मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज, चार्ज की डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी इसके अंदर। ओनली व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज अब्सेंट, मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस है ना विदाउट फील्ड हम चेक कर रहे हैं, इनकी एग्जिस्टेंस की वजह से, इनके नेचर की वजह से और इनकी पार्शियल पोलैरिटी की वजह से जो नॉन जीरो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगी वो इंडिपेंडेंट रहेगी एक्सटर्नल फील्ड का। इस बात का आपने ध्यान रखना, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, इनकी एग्जिस्टेंस की वजह से इनकी ना नॉन जीरो डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करती है। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज 3 पॉइंट चार्जेस है, ये उनके आपको ना पॉइंट कोऑर्डिनेट गिवन है स्पेस के अंदर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज असेंबली। अब इस पूरे चार्ज असेंबली की नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो एग्जिस्ट करती है वो वैल्यू आपको ना फाइंड आउट करनी है। अगर आप इसको ना डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करते हो, अगर आप इसको ना डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस करोगे, 3 डायमेंशनल आपने इसका ना डायग्राम बनाना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और फाइनली ये आपके पास बनेगा जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये बनेगी आपके पास जेड एक्सिस। यहां पे चार्जेस की प्रेजेंट है, प्लस क्यू कूलम चार्ज की कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वाई एक्सिस पे, यानी कि यहां पे जो चार्ज है ना वो है प्लस क्यू कूलम चार्ज और इसके कोऑर्डिनेट है 0,a,0। उसके बाद है माइनस क्यू कूलम चार्ज, वो प्रेजेंट है आपका ओरिजिन पे, माइनस ट्वाइस ऑफ क्यू कूलम चार्ज। ओरिजिन पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया -2 है ना, ये -2 को ना 2 पेयर में एक्सप्रेस कर लोगे, माइनस क्यू का पेयर और एक दूसरा पेयर हम इसका बना लेंगे, एक इसका बना लेंगे हम माइनस क्यू का पेयर। ओवरऑल तो ये -2 क्यू ही रिप्रेजेंट करेगा, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये ओरिजिन पे लाई कर रहा है 0,0,0 और फाइनली एक आपके पास है ना थर्ड चार्ज है, उसका मैग्नीट्यूड है प्लस क्यू या पोलैरिटी कहें, वो आपके पास है ना एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, यानी कि यहां पे प्रेजेंट है प्लस क्यू कूलम का चार्ज a,0,0 पे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस चार्ज असेंबली। अगर आप ना इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में डायपोल मोमेंट की बात करते हो तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यहां पे जो ओरिजिन पे -2 क्यू कूलम चार्ज रखा हुआ है उसके हमने ना 2 पार्ट बना लिए, माइनस क्यू और माइनस क्यू, ऐसा आप लिख सकते हो क्योंकि ये सिंपल एल्जेब्रिक सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको यहाँ पे एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक डायपोल जनरेट करना है। अब एक इलेक्ट्रिक डायपोल तो आपके पास ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा और इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये बन जाएगी ओरिजिन से लेके वाई एक्सिस की तरफ। क्यों? यहाँ पे माइनस क्यू कूलम चार्ज है, ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो आप यहाँ पे ना डायपोल मोमेंट कंसीडर करते हो, दूसरा डायपोल मोमेंट आप देख रहे हो एक्स एक्सिस के लोग है, ओरिजिन पे माइनस क्यू है, एक्स एक्सिस पे प्लस क्यू कूलम चार्ज है, ये डायपोल मोमेंट आ जाएगी इस तरीके से यहाँ पे। यानी कि अगर हम इसको ना फर्दर अलग से एक्सप्रेस करते हो, एक डायपोल मोमेंट आपके पास कुछ इस तरीके से, मान लीजिए आप उसको ना P1 से एक्सप्रेस करते हो और जो दूसरी डायपोल मोमेंट है, दूसरी डायपोल मोमेंट आपके पास है ना एक्स एक्सिस की तरफ, उसको आप P2 से एक्सप्रेस करते हो। अब इन दोनों की जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट है वो बेसिकली ना 45 डिग्री पे एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए हाँ ये 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगी इनकी, इन दोनों डायपोल मोमेंट का वेक्टर सम। यहां पे भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो उसको कुछ इस तरीके से, ये नेट डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगी यहां पे सिस्टम की। इस चीज का आपने ध्यान रखना है।
अब ये नेट डायपोल मोमेंट का ना अगर आप मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करते हो तो मैग्नीट्यूड आपको ना कितना मिलेगा। अब दो डायपोल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ना जो P1 है, P1 की ना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की वैल्यू अगर कंसीडर करते हो जो वाई एक्सिस के लोग एग्जिस्ट करता है। डायपोल मोमेंट को आप ना कैसे एक्सप्रेस करते हो? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू डायपोल लेंथ। डायपोल लेंथ इनके बीच में ना ये एग्जिस्ट कर रही है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो ऑब्वियसली 0,0,0 यही आपके पास आ जाएगा क्यू ए, और इसकी डायरेक्शन है वाई एक्सिस के लोग तो वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे आ जाएगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर उसके बाद आप ना P2 को एक्सप्रेस करते हो, वो भी एक ना वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ एग्जिस्ट कर रही है। एक्स एक्सिस की तरफ जब एग्जिस्ट कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इनटू द डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ की वैल्यू वही है एक एक वाला अलोंग द एक्सिस ऑफ एक्स। अब आपको ना इन दोनों की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो जो नेट डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट को जब आप ना फाइंड आउट करते हो, दो वेक्टर ना 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से आपके पास बन जाएगा। अगर आप इनको ना वेक्टर सम ऐड करते हो, क्यू ए तो आप ना कॉमन ही ले सकते हो, एक तरीके से क्यू ए कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा आपके पास आई प्लस जे। सो यहां पे जो नेट डायपोल मोमेंट, अगर आप उसका ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हो, नेट डायपोल मोमेंट का जब आप ना मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे, डायरेक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, तो मैग्नीट्यूड इसका आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ क्यू इंटू ए, ये इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब देखते हैं जरा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तो ये एक्ट नहीं करेगा, ना ये पॉजिटिव वाई में एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा 45 डिग्री पे। अब इन दोनों में ना मैग्नीट्यूड भी कहां पे मैच हो रहा है? मैग्नीट्यूड तो यहां पे मैच हो रहा है, यहां पे तो मैग्नीट्यूड अलग है, तो ऑप्शन ये आना चाहिए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट है ओरिजिन वाला, ये सही है, एंड एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए, जेड इक्वल टू ए, वो पॉइंट ना यहां पे बनता है बेसिकली। अगर आप रिप्रेजेंट करते हो ना, यहां पे जो पॉइंट बनता है, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के अंदर उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करेगा, वाई कोऑर्डिनेट भी एग्जिस्ट करेगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन एट 45 विद रिस्पेक्ट टू बोथ द एक्स एंड वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, यहां पे आपको एक ना पॉइंट चार्ज क्यू की वैल्यू गिवन है। एक पॉइंट चार्ज क्यू है, वो ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल के, और जो डायपोल मोमेंट है उस इलेक्ट्रिक डायपोल की डायपोल मोमेंट आपको दे रखी है P। डायपोल की जो डायपोल मोमेंट है वो आपको कितनी दे रखी है P, और जो क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, वो भी मान लीजिए आपके पास डायपोल है, इस डायपोल के चार्जेस को आप ना माइनस क्यू और प्लस क्यू से रिप्रेजेंट करते हो, ये इसकी डायपोल मोमेंट है। अब इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यहां पे एक ना चार्ज लाई कर रहा है, उस चार्ज को इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया प्लस क्यू से। इफ द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द डायपोल इज आर मच लार्जर देन द साइज ऑफ द डायपोल, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू। अब जो ओवरऑल आपके पास है ना जो डायपोल लेंथ, आप उसको ना 2a से एक्सप्रेस करते हो, और ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए कैपिटल आर है, कहां पे लाई कर रहा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। इन्होंने ये कहा है जो आर है ना वो डायपोल लेंथ के कंपैरिजन में मच लार्ज डिस्टेंस है। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ध्यान देना, ये पॉइंट ना इसकी इक्विटोरियल लाइन पे लाई कर रहा है। इक्विटोरियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, वो डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होती है उसके डायरेक्शन के ऑपोजिट एग्जिस्ट करेगी। ये तो यहां पे ना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू द एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। पहली बात तो ये है, और ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, अगर आप इसके ना मैग्नीट्यूड की बात करते हो, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का जब आप मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हो इक्वेटोरियल लाइन पे, तो कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है? ये बनेगा P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इसकी पावर आपको कंसीडर करनी पड़ेगी 3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली
अगर ये जो आर डिस्टेंस है ये ए के कंपैरिजन में काफी लार्ज हो जाए तो ये ए स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और इस सिचुएशन में स्मॉल आर की वैल्यू आपको दे रखी है कैपिटल आर के इक्वल। और इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है और जो उसका सेपरेशन है ना डायपोल के सेंटर से उसकी 1/3 पावर पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि डायपोल मोमेंट की पावर 1 पे और आर की पावर डेनोमिनेटर में 3 पे, यानी कि न्यूमिनेटर में कन्वर्ट करोगे -3 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। क्योंकि यहां पे जो स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर हमने कंसीडर किया उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है कैपिटल आर। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ना क्या सिचुएशन दे रखी है, एक डायपोल है जिसकी डायपोल मूवमेंट P है, उसको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में पुट कर दिया, तब उस पे ना टॉर्क कितना एक्ट करेगा। अगर आप यहां पे एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हो कुछ इस तरीके से, एक हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ना एक ना डायपोल को पुट कर दिया और जो उसकी डायपोल मोमेंट है, ये एक ना डायपोल है, इसकी डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से है P, क्योंकि हमने यहां पे नेगेटिव चार्ज को कंसीडर किया हुआ है, ये तो हम माइनस क्यू चार्ज और यहां पे हमने किया हुआ प्लस क्यू कूलम चार्ज को। अब डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल एग्जिस्ट कर रहा है वो थीटा है। जब आप यहां पे ना टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, क्योंकि टॉर्क क्या होता है बेसिकली एक ना वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, एक वेक्टर को आप ना दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। क्यों? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो यहां पे आपको ना सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा डायपोल मोमेंट और उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट P and its presence in a uniform electric field of magnitude E, P cross E, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, अब इसी पे बेस्ड यहां पे आपको ना टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। एक इलेक्ट्रिक डायपोल है वो ना 30 डिग्री पे ना उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में पुट किया हुआ है। यहां पे आपको ऑलरेडी एंगल की वैल्यू गिवन है, जो अभी हमने ना क्वेश्चन कंसेप्ट डिस्कस किया था उसी पे बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको गिवन है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे एक ना इलेक्ट्रिक डायपोल प्रेजेंट है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी डायपोल मूवमेंट ना नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगी। और यहां पे जो एंगल है ना डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री। कितना एंगल दे रखा है? 30 डिग्री। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड दे दिया। इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क ऑफ, इस पे कितना टॉर्क एक्ट किया, एक्चुअली इस पे 4 न्यूटन मीटर का ना टॉर्क एक्ट किया। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द डायपोल, डायपोल के ये जो चार्ज है ना जो इक्वल और ऑपोजिट वैल्यू एग्जिस्ट करती है, आपको किसी एक चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, डायपोल लेंथ को आपने ट्वाइस ऑफ ए से एक्सप्रेस करते हो, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? यहां पे अगर आप देखोगे जरा ध्यान से 2 सेंटीमीटर आपको डायपोल लेंथ गिवन है। एज अब यहां पे हम ना टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वो क्या एग्जिस्ट करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ दिस डायपोल विद द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, अगर एक P डायपोल मोमेंट का डायपोल E इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्रेजेंट है, उस पर कितना टॉर्क एक्ट करेगा? इट इज इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ डायपोल विद द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर स्टिल इज इक्वल टू, डायपोल मोमेंट को आप ना कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज विद द डायपोल लेंथ, डायपोल लेंथ को अपना ट्वाइस ऑफ L से रिप्रेजेंट करते हो। क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 4 न्यूटन गिवन, आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्टिल इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट को चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेस किया, आपको चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चार्ज की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी?
अब आप देखना सारा ट्वाइस ऑफ लेंथ। अच्छा यहां पे ना हम ना 2a से एक्सप्रेस करते हैं, जो हमने सिंबल यूज किया हुआ है। 2a की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है। 2a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर। उसको आप ना मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको ऑलरेडी एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में गिवन है, 2 इंटू 10⁵ और ये वैल्यू ओवरऑल आपको ना 4 के इक्वल गिवन है। इसका मतलब जब आप ना चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 2 to 4, तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 10⁵ इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको ना 2 गिवन था। अच्छा ये वैल्यू आपको ना ट्वाइस ऑफ, इफ द डायपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर, ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू ही तो होती है डायपोल लेंथ। ये भी बात ठीक है। सो यहां पे तो वैसे तो चार्ज की वैल्यू ना 1 मिली कूलम आई है। सिस्टम ऑफ यूनिट चेक करने पड़ेंगे हमको एक बार। अच्छा हमने क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा तो यूज ही नहीं किया, सॉरी कोस थीटा। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट कंसीडर करते हो ना, एक मिनट दोबारा करते हैं इसको। इसका मतलब क्या हुआ, आप ना टॉर्क का जब मैग्नीट्यूड इवेल्युएट करते हो, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वो एंगल आपको कितना गिवन है, 30 गिवन है। स्टिल इज इक्वल टू, टॉर्क की वैल्यू आपको 4 गिवन है। डायपोल मोमेंट की वैल्यू होती है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डायपोल लेंथ, वो आपने कंसीडर किया हुआ है ट्वाइस ऑफ ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड साइन 30 होता है 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए, इनटू में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। स्टिल इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय, अब 2a की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर गिवन है, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है 2 इंटू 10⁵ स्टिल इज इक्वल टू, फर्दर जब आप इसको सोल्व करते हो ना, चार्ज की वैल्यू आपको कितनी मिलती है, 8 को जब आप ना 4 से कैंसिल करोगे, वैल्यू आपके पास आएगी 2 और न्यूमरेटर में आपके पास बन जाएगा 10⁻³ कूलम। तो ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ मिली कूलम। 2 मिली कूलम इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक स्केयर सरफेस है जिसकी साइड एल है, उसको ना इन द प्लेन ऑफ पेपर इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद मैग्नीट्यूड ई एक्टिंग अलोंग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ द स्केयर एज शोन इन फिगर। अब यहां पे आपको ना कुछ इस तरीके का ना डायग्राम गिवन है। एक ये स्केयर साइड है, सेम प्लेन हॉरिजॉन्टल साइड ऑफ स्केयर एज शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद द सरफेसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आपको ना यहाँ पे इवेल्युएट करनी है इस सरफेस के साथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बार ना मैं इसका डायग्राम देख लेता हूं, जो डायग्राम आपको गिवन है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। अब ये जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी साइड के साथ ये ना थीटा डिग्री का एंगल है। सो यहां पे आपको ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा। मान लीजिए ये जो स्केयर, अच्छा इसकी साइड आपको गिवन है एल। सो एरिया ऑफ द स्केयर कॉइल, एरिया बन जाएगा साइड का स्केयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद द एरिया। यही तो फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। स्टिल इज इक्वल टू, इसको आप, और इसको इंटीग्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो इसको आप फर्दर कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर तो प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करेगा। अच्छा acting along the same plane at an angle theta with the horizontal side of the sphere, electric flux link to the surface in a unit of voltmeter in the plane of paper is placed in a uniform electric field E.
अभी यहां पे अगर आप ना एंगल की बात करते हो, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में एंगल ना थीटा से रिप्रेजेंट किया हुआ है या थीटा डैश से। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली इसके ना प्लेन के पैरेलल एग्जिस्ट करती है। सो जब प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, यहां पे जो एंगल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, एक तरीके से देखो जरा ध्यान से, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। स्टिल इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया, एरिया बन जाएगा एल स्क्वायर, और ये आपके पास बन जाएगा कोसाइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। क्योंकि इस स्क्वायर लूप का जो एरिया वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट कर रहा है, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस कॉइल के प्लेन में एग्जिस्ट कर रही है। एज एरिया वेक्टर इज along perpendicular to the square and also perpendicular to the electric field। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस स्क्वायर कॉइल के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, 0 फ्लक्स लिंक होगा। 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज, यहां पे आपको ना जो कोयल है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से ये कोयल गिवन है। अब इस बार जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इसको ना कुछ इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं। अभी भी ना ये इसके क्या है, प्लेन के पैरेलल है। स्क्वायर सरफेस, अभी यहां पे भी स्क्वायर सरफेस की जो साइड है वो आपको कितनी गिवन है, एल गिवन है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट कर रही है यहां पे। Also in the plane of paper is limited only to the lower half of the square। लोअर हाफ तक ये लिमिटेड की हुई है, यानी कि ये साइड कितनी है, L डिवाइडेड बाई 2। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन ऐसा यूनिट एसोसिएटेड विद, हेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर perpendicular to each other due to the parallel field lines with respect to the plane of coil। जैसा नहीं से पहले वाले केस में था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब आप बात करते हो, ई डी एस कोसाइन 90 इज इक्वल टू 0। 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। यहां पे भी फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे। यहां से जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे बेस्ड क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू गोस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में ना जो गोस लॉ को हम डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्लोज सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा वो किस पे डिपेंड करता है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक क्लोज सरफेस के साथ, उसका क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। अब हमको यहां पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस यस, शेप ऑफ द सरफेस नहीं, वॉल्यूम ऑफ द सरफेस नो। एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है कि सरफेस ने नेट चार्ज कितना एनक्लोज किया है, यही तो उसका फॉर्मूला है। हेयर हम यहां पे लिख सकते हैं, हेयर क्यू नेट इज द नेट चार्ज enclosed by the surface, enclosed by the closed surface, closed surface। उसी पे हमेशा डिपेंड करेगा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। किस पे डिपेंड करेगा, नेट चार्ज एनक्लोज पे, क्वांटिटी ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। नेक्स्ट वन इज
एक चार्ज है क्यू माइक्रो कूलम, उसको ना एक क्यूब के सेंटर पे पुट कर दिया, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेसेस। अब क्यूब के कितने फेस एग्जिस्ट करते हैं? क्यूब के टोटल ना 6 फेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने ना क्यूबिकल सरफेस यहां पे ना ड्रॉ करते हो, ये एक ना क्यूब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, ये क्यूब है हमारे पास, क्यूब के ना सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है ना, इंटरेस्टिंग सिचुएशन। चार्ज कहां पे रखा हुआ? क्यूब के ना सेंटर पे रखा हुआ चार्ज, और चार्ज से इसकी जो फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से इसकी ना फील्ड लाइन एमर्ज हो रही है आउटसाइड अलोंग 3 डायमेंशन, कुछ इस तरीके से। हम ये मान के चलते हैं कि ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेसेस। अब क्यूब के ना नंबर ऑफ फेसेस कितने एग्जिस्ट करते हैं? नंबर ऑफ फेसेस इज इक्वल टू 6। सो अगर आप ना फ्लक्स की बात करते हो किसी एक फेस के साथ लिंक फ्लक्स का, तो वो बन जाएगा 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद क्यूब। क्यूब के साथ जितना फ्लक्स लिंक होगा उसका 1/6 पार्ट एक फेस के साथ फ्लक्स लिंक हो जाएगा। रीजन क्या है? उसके ना 6 इक्वल फेस एग्जिस्ट करते हैं। अब क्यूब एक ना क्लोज सरफेस है, इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होएगा? जो नेट चार्ज एनक्लोज किया हुआ है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेट चार्ज कितना एनक्लोज किया हुआ है इस क्यूब ने अपने वेल इनसाइड, तो ये बन जाएगा 1/6। नेट चार्ज कितना है? कैपिटल क्यू माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम को अपना 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके कूलम में एक्सप्रेस कर दोगे डिवाइडेड बाय 6 और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ओवरऑल आपके पास आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नॉट और 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर, क्योंकि टोटल क्यूब के साथ फ्लक्स लिंक कितना है? नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसके टोटल 6 फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं इक्वल डायमेंशन के, इक्वल पैरामीटर के। तो हर फेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होएगा? जो टोटल क्यूब का फ्लक्स लिंक होगा उसका एग्जैक्टली 6th पार्ट। सॉरी, होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ई डॉट डीएस अगर 0 हो एक क्लोज सरफेस पे, पहली बात तो एज जब आप ई डॉट डीएस को इवेल्युएट करते हो एक ना क्लोज सरफेस पे, ये आपको ना क्या रिप्रेजेंट करता है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद ए क्लोज सरफेस, विद ए क्लोज्ड सरफेस। और ये फ्लक्स बेसिकली, ये फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है? ये फ्लक्स डिपेंड करता है इज इक्वल टू नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। किस पे डिपेंड करता है? नेट चार्ज उस सरफेस ने कितना एनक्लोज किया जिसके साथ ये फ्लक्स लिंक हुआ। अब इन्होंने ओवरऑल ये बात बोल दिया कि अगर ये वैल्यू आपको ना 0 दे दी जाए, ई डॉट डीएस की वैल्यू अगर 0 दे दी जाए, अगर ई डॉट 0 है, ई डॉट डीएस 0 है, यानी कि उस क्लोज सरफेस के साथ कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स लिंक नहीं है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं है, यानी कि नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर ऐसा होता है, इसका मतलब क्या हुआ? जो क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज है उसकी वैल्यू भी कितनी बन जाएगी? 0 बन जाएगी। अब देखते हैं, ऑल द चार्जेस मस्ट नेसेसरी बी इनसाइड द सरफेस। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, सरफेस के इनसाइड तो कोई चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई उसके साथ ना चार्ज ही एसोसिएट नहीं है उसके वेल इनसाइड, तो फ्लक्स लाइन, फील्ड लाइन कहां से लिंक होंगी? नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट। ये बात ठीक हो सकती है कि जितना ना उसका जो आउटगोइंग फ्लक्स है उतना ही क्या है उसका इनवर्ड फ्लक्स है। और फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, ये भी बात गलत है। नेट चार्ज 0 होने का हम ये भी कह सकते हैं कि जितना ना ओवरऑल उसका आउटगोइंग फ्लक्स है यानी कि पॉजिटिव फ्लक्स है, उतना ही उसका ना इनगोइंग फ्लक्स है। जितना पॉजिटिव फ्लक्स है उतना ही क्या है नेगेटिव फ्लक्स है। जितनी फील्ड लाइन डाइवर्ज कर रही है क्लोज सरफेस से, उतनी ही फील्ड लाइन क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है उस क्लोज सरफेस के रिस्पेक्ट में। सो ताकि ना जो नेट फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी।
नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्या सिचुएशन गिवन है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब ऑफ साइड ए इफ पॉइंट चार्ज ऑफ क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर। काफी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। इन्होंने पूछ रखा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू ए क्यूब। अगर एक क्यूब है ना, एक क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज कहां पे प्रेजेंट है, क्यूब के कॉर्नर पे, तो इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा इस कॉर्नर के चार्ज के प्रेजेंट होने की वजह से। सबसे पहले तो जो हम ना गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, गॉस थ्योरम हमेशा एक ना क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होती है। तो क्लोज सरफेस बनाने के लिए ये चार्ज ना क्लोज रहना चाहिए। तो कितने सिमेट्रिकली क्यूब आपको ना क्रिएट करने पड़ेंगे। यहां पे टोटल ना 8 क्यूब पॉसिबल हो सकते हैं जो इस चार्ज को ना कवर कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, इस चार्ज को कवर कर पाएंगे, ताकि ये क्या रहे, एक क्लोज सरफेस के वेल इनसाइड रहे। एज in order to cover this charge total 8 symmetrical cubes are required। इंक्लूडेड दिस क्यूब, इस क्यूब को इंक्लूड करते हुए टोटल 8 ऐसे क्यूब आपको ना डिजाइन करने पड़ेंगे जिससे ये जो चार्ज रहेगा वो एक ना क्लोज सरफेस के अंदर रहेगा। सो जो फ्लक्स है इस क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो जाएगा, 1/8 टाइम्स ऑफ द टोटल फ्लक्स। अब टोटल फ्लक्स कितना है, टोटल फ्लक्स 8 सिमेट्रिकल क्यूब के साथ क्यू डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, 8 सिमेट्रिकल क्यूब के ना सेंटर में एक क्यू कूलम चार्ज रखा हुआ, तो 8 के 8 क्यूब के साथ टोटल फ्लक्स कितना लिंक है, नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इंडिविजुअल क्यूब के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से, टोटल फ्लक्स का 1/8 पार्ट क्यू डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज, एक चार्ज क्या हुआ है उसको एक ना गॉसियन स्फेरिकल सरफेस से क्या किया हुआ है, एनक्लोज किया हुआ है, और गॉसियन स्फेरिकल सरफेस की रेडियस r गिवन है। इफ द रेडियस इज डबल देन द आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, सेम रहेगा। एज जो आउटवर्ड फ्लक्स है ना, आउटवर्ड फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, नेट चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है, अगर उसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए तो, ये एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है जिसकी सेंटर में चार्ज रखा हुआ है, इसकी रेडियस r है। जो यहां पे ना इनिशियल फ्लक्स है उसकी वैल्यू कितनी है, मान लीजिए क्यू कूलम चार्ज है, तो ये बन जाएगा क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फाइनली ये तो क्या है, इनिशियल, और यहां पे आपको जो सेकंड सिचुएशन गिवन है वो फाइनल सिचुएशन है। फाइनली इन्होंने क्या कर दिया, अगर उसकी ना रेडियस को डबल कर दिया, सिंपल इस क्लोज सरफेस की रेडियस को कर दिया डबल, यानी कि यहां पे रेडियस कितनी बन जाएगी, ट्वाइस ऑफ r। यहां पे अगर आप ना फ्लक्स की बात करते हो, फाइनली जो फ्लक्स लिंक होएगा वो किस पे डिपेंड करेगा, क्यू कूलम चार्ज नेट है एनक्लोज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज, अगर आप बात करो चार्ज का अमाउंट सेम है, डायमेंशन के चेंज करने से जितनी फील्ड लाइन लिंक होंगी या जितना फ्लक्स लिंक होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्लक्स ना डायमेंशन पे इंडिपेंडेंट रहता है हमेशा। तो ये क्या रहेगा, रिमेन द सेम। सो जो फाइनल फ्लक्स लिंक है वो इनिशियल फ्लक्स के इक्वल हो जाएगा। एज फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस से क्या रहेगा, फ्लक्स इंडिपेंडेंट रहेगा।
सो इस तरीके से ना फ्लक्स का अमाउंट सेम रहेगा। नेक्स्ट वन इज, एक होलो सिलेंडर है, उसके अंदर ना चार्ज कितना रखा हुआ, क्या कूलम चार्ज रखा हुआ है, उसके साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक है, उसकी कर्व्ड सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कितना है, फाई अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक है, ये आपको गिवन है। तो फ्लक्स लिंक बताना उसकी ना प्लेन सरफेस के साथ। ये आपके पास एक ना सिलेंड्रिकल सरफेस है, ये दोनों क्या है, ये उसकी ना प्लेन सरफेस है, कर्व्ड सरफेस लिख द प्लेन सरफेस। ये तो इसकी ना प्लेन सरफेस है P1, और यहां पे भी ये क्या है, इसकी ना प्लेन सरफेस है P2। हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका ना प्लेन सरफेस है P1 P2, इसका एरिया वेक्टर को ना A1 से एक्सप्रेस कर दीजिए, और यहां पे दूसरा प्लेन सरफेस का भी एरिया वेक्टर A1 ही रहेगा, क्योंकि इसके जो कॉर्नर, जो इसके बेसिकली क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो तो सेम रहेगा। अब ये जो अंदर वाला सरफेस है, ये इसका ना कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस के लिए अगर आप ना एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे, कर्व्ड सरफेस के लिए जब आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करते हो, मान लीजिए एरिया वेक्टर को A2 से एक्सप्रेस कर दिया, क्यू कूलम सिलेंडर हैज ए चार्ज क्यू कूलम, ये कर्व्ड सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना एनक्लोज है, क्यू कूलम चार्ज है। ये क्या है, इसका ना कर्व्ड पार्ट है। अब आप सबसे पहले ध्यान से सुनना, अगर आप ना यहां पे ना टोटल फ्लक्स की बात करते हो, टोटल फ्लक्स जो इस पूरे सिलेंडर के साथ लिंक है बेसिकली, वो क्या हो जाएगा, जो नेट चार्ज इसने एनक्लोज किया है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज कितना एनक्लोज किया है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और जो टोटल फ्लक्स लिंक होता है ना, टोटल फ्लक्स लिंक को आप ना कैसे रिप्रेजेंट करते हो, टोटल फ्लक्स को अपना रिप्रेजेंट करते हो सिंपली ई डॉट डी ए से, या ई डॉट डी एस से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, अब हमने ना एरिया वेक्टर को इवेल्युएट करना है ई डॉट डी एस पे। अब ई डॉट डी एस मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, 1 को अपना फर्दर अप्लाई करोगे, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस यानी कि जैसे एक तो आप लिख दोगे A1, यानी कि प्लेन कौन सा P1 के साथ, प्लस ई डॉट A1 P2 के साथ, और ये इसकी जो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस को अपना C से एक्सप्रेस कर देंगे, प्लस कर्व्ड सरफेस को अपना रिप्रेजेंट कर दीजिए C से, ई डॉट A2, ये वैल्यू क्या बन जाएगी, नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इन्होंने ये कहा है जो उसकी ना कर्व्ड सरफेस के साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है B, इस सरफेस को सिंपल B से रिप्रेजेंट किया हुआ है, इसको A से रिप्रेजेंट किया हुआ है। प्लेन कर्व्ड सरफेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक है, फाई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कर्व्ड पार्ट। ये वैल्यू आपको दे दिया है ई डॉट A2, ये वैल्यू आपको कितनी दे दी है, फाई। ये दोनों वैल्यू ना आपस में इक्वल है। अब फाइनली अगर आप देखते हो फर्दर जब आप इसको ना सोल्व करते हो, ई डॉट ए जो प्लेन सरफेस के साथ लिंक फ्लक्स है, अगर आप उसको ना सोल्व करते हो, ये बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए प्लस ई डॉट A2, ये इसको अपना A1 से एक्सप्रेस कर लो। ई डॉट A2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी फाई गिवन है, और ये ओवरऑल वैल्यू आपको गिवन है नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये वैल्यू आपको ओवरऑल इवेल्युएट करनी है, ई डॉट A1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 ऑफ नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में फाई। अब देखना जरा, 1/2 टाइम्स ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस में फाई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। सो जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज
एक चार्ज क्या हुआ, उसको लोकेट किया हुआ है एक सेंटर के क्यूब से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेसिस इज। अब यहां पे ना जो चार्ज है उसको कहां पे रखा हुआ है, क्यूब के सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, और उसके ना फेस के साथ क्या बताना है, एसोसिएटेड फ्लक्स की वैल्यू बतानी है। ये तो इजी है बिल्कुल ही। ए चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ ए क्यूब, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी फेस। कितने नंबर ऑफ फेसिस है इसके, 6 फेसिस है। ये तो हमने पहले डिस्कस भी किया था क्वेश्चन। यहां पे चार्ज रखा हुआ है और चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू। तो इस चार्ज की वजह से ना क्यूब के फेसिस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा, वो वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। फ्लक्स लिंक विद द फेस इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स फ्लक्स लिंक विद द क्यूब। तो ये बनेगा 1/6 नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, और नेट चार्ज इसने कितना एनक्लोज किया हुआ है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। सो क्यू डिवाइडेड बाय 6 एप्सिलॉन नोट आपके पास आंसर आना चाहिए। लेकिन ये आंसर ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के टर्म्स में है। आप इसको ना कैसे लिख सकते हो, आप इसको ना 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइड में, 4 पाई एप्सिलॉन नोट यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 6, और ये बन जाएगा क्यू। फर्दर जब आप इसको लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जगह आपने के सिंबल यूज करना, 4 पाई के क्यू डिवाइडेड बाय 6। इसको अगर आप फर्दर इन्होंने सोल्व कर नहीं किया हुआ, सिंपल आप इसको ऐसे लिख सकते हो 4 पाई क्यू के डिवाइडेड बाय 6, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट वन इज, एक पॉइंट चार्ज ना क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है जिसकी साइड एल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। तो ये बनेगा फ्लक्स रिलेटेड विद क्यूब, कितना फ्लक्स लिंक है, नेट चार्ज एप्सिलॉन नोट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू, अब ये प्लस क्यू कूलम चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट, और क्यूब बनाना पड़ेगा आपको इस केस में भी। क्या बनाना पड़ेगा, एक क्यूब ड्रॉ करना पड़ेगा सिंपली। कोई बात नहीं, कर देंगे हम क्यूब को ड्रॉ, और क्यूब के सेंटर पे आपको ना प्लस क्यू कूलम चार्ज शो करना है, प्लस क्यू कूलम चार्ज है ये, तो इसकी वजह से ये फ्लक्स लिंक हो जाएगा इसके साथ। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स लिंक है जो क्यूब के साथ। आप इसको फर्दर कैसे लिख पाओगे, अब हमको ना इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ये बात आपको ना ध्यान से देखनी पड़ेगी। एक पॉइंट चार्ज है, इसको सेंटर पे रखा हुआ क्यूब के जिसकी साइड एल है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्ज करेगा, 6 एप्सिलॉन नोट। अब आप इसको ना कैसे एक्सप्रेस करते हो, मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, फ्लक्स को आप ना कैसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज। अब आपने इसका क्या करना पड़ेगा, यहां पे ना सरफेस एरिया की वैल्यू आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास ना फ्लक्स का ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है ना, ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड और एरिया वेक्टर भी क्या रहेगा आपके पास, आउटवर्ड रहेगा। सो अब इसको फर्दर कैसे लिख पाओगे, फर्दर आप इसको लिख पाओगे ई डी एस कोसाइन 0 इज इक्वल टू नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप बात करते हो ना, अच्छा हम ऐसा करते हैं ना, इसको सिर्फ यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी क्यू कूलम चार्ज की वजह से, ये बनेगा क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और डिस्टेंस आपको कंसीडर कितना करना पड़ेगा इसमें, और यानी कि क्यूब की एज, क्यूब की साइड आपको कितनी दे रखी है, एल दे रखी है,
एल स्केयर। अब यहां पे आपको इसका ना सरफेस एरिया की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, अगर आप देखो जरा ध्यान से, इसके कितने फेसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6 फेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। एल इंटू एल, एल स्केयर, 6 टाइम्स आप उनको ऐड कर दोगे, ये बनेगा आपके पास 6 एल स्केयर। कोसाइन 0 1 होता है, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब इज, एक्चुअली आप ऐसा करो ना, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, डायमेंशन से तो इंडिपेंडेंट रहेगा, चाहे क्यूब की कितनी मर्जी साइड हो, उससे क्या रहेगा, फ्लक्स इंडिपेंडेंट रहेगा। नेट चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स is only depends on the net charge enclosed and independent from dimensions। डायमेंशन से क्या रहेगा, इंडिपेंडेंट रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको ना सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, एक चार्ज क्या हुआ, उसको ना क्यूब के कॉर्नर पे रख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिस थ्रू ऑल द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब इज। इस बार उससे अलग सिचुएशन है, पहली बार उससे मैं क्या पूछ रखा था, क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स। इस बार ना क्यूब के फेस के साथ पूछ रखा फ्लक्स कितना लिंक होएगा, और चार्ज की प्रेजेंस कहां पे है, क्यूब के एक ना कॉर्नर पे प्रेजेंट है। जैसे हमने ना 8 सिमेट्रिकल क्यूब ड्रॉ किए थे, अब जैसे देखो यहां पे है, तो इसको क्लोज सरफेस बनाने के लिए आपको ना 8 सिमेट्रिकली क्यूब क्या करने पड़ेंगे, कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। यहां पे 8 सिमेट्रिकली क्यूब कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। सो total cubes is equal to 8। flux with each cube, एक फेस के साथ कितना फ्लक्स लिंक होएगा, 1/8 टाइम्स ऑफ फ्लक्स लिंक विद द टोटल सिस्टम, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। एक तो ये वैल्यू आ गई आपके पास, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1। अब क्यूब के ना फेस के साथ लिंक फ्लक्स बताना है, जिस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ उसके साथ कितने फेस जुड़े हुए हैं, एक तो ये अपर वाला फेस, एक इसका ये वर्टिकल फेस, एक इसके बैक साइड वाला फेस। नाउ 3 फेसेस ऑफ क्यूब आर सच दैट देयर एरिया वेक्टर is perpendicular to the electric field, so flux link with 3 faces, उन 3 फेसेस के साथ फ्लक्स लिंक कितना हो जाएगा, 0। एंड फ्लक्स लिंक विद रिमेनिंग 3 फेसेस, रिमेनिंग 3 फेसेस, वो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 1/3 ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, इसको अपना मॉडिफाई कर लेना, क्यू डिवाइडेड बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द रिक्वायर्ड ऑप्शन। यहां पे आप इसको ना 24 बना लेना, समझ रहे हो बात को।
क्योंकि बाकी के 3 फेस ऐसे हैं, उसके केस में जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 बन जाएगी। और जिस कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है क्यूब के, उसके साथ जुड़े हुए जो 3 फेसेस हैं उसका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो उनके साथ ना कोई फ्लक्स लिंक नहीं होगा। एक होलो मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, उसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। एक होलो मेटेलिक स्फीयर है कुछ इस तरीके से, ये एक होलो मेटेलिक स्फीयर है, इसकी जो रेडियस है उसको ना r कंसीडर किया हुआ है। इसको जब यूनिफॉर्मली चार्ज करेंगे तो चार्ज कहां एग्जिस्ट करेगा, इसकी ना सरफेस पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा। चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करेगा, सरफेस पे। होलो मेटल स्फीयर ऑफ इज यूनिफॉर्मली चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। पहली बात तो हाँ, होलो के केस में ना सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। अब आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ना इसका एक ना ग्राफ एग्जिस्ट करता है, और वो ग्राफ कुछ ऐसे एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ना आर के रिस्पेक्ट में अगर आप ना रिलेशन स्टडी करते हो, डिपेंडेंसी स्टडी करते हो आर के रिस्पेक्ट में, ये इसकी ना यहां पे रेडियस बन जाएगी। उसके इनसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, और बाहर जाते टाइम ना इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और बाहर जाते टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0 रहेगी। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, 1 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ना सरफेस पे है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर, जो उसकी ना रेडियस एग्जिस्ट करती है कंडक्टिंग होलो शेल के लिए। ये केस आपने ध्यान रखना है। इसके जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है ना। पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। आप यहां पे ना पोटेंशियल का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर यहां पे ना आपको ना पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करना हो, पहले इसका आंसर देखते हैं। 0 as r increases for r less than and it decreases as r increases for r greater than 0। क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यहां पे आप ना पोटेंशियल का ग्राफ ड्रॉ करते हो, पोटेंशियल का ग्राफ, ये पोटेंशियल है, ये r है, और यहां पे कैपिटल R, तो इनसाइड पोटेंशियल उतना ही सरफेस पे पोटेंशियल, और एक्सटर्नल जब आप मूव करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करती है। पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r। और यहां पे जो सरफेस पे है, सरफेस पे पोटेंशियल है 1/r स्क्वायर, और जो इनसाइड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, इनसाइड पोटेंशियल 1/r स्क्वायर। कांस्टेंट रहेगा पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। नेक्स्ट वन इज, दो पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, उनकी लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है। दो पैरेलल आपको क्या दे रखे हैं, लाइन चार्जेस गिवन है कुछ इस तरीके से। एक ये लाइन चार्ज है, इसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसकी वैल्यू कितनी है, प्लस लैम्डा। और एक इसके ना पैरेलल रखा हुआ है यहां पे, उसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू है वो रहेगी इक्वल एंड अपोजिट, ये रहेगी माइनस के लैम्डा। आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 2r इन फ्री स्पेस, इनके बीच का जो स्पेस है वो कितना दे रखा आपको, ट्वाइस ऑफ r। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। अब इनके एग्जैक्टली ना मिड पॉइंट पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि यहां से भी डिस्टेंस कितना है r, और यहां से भी डिस्टेंस कितना r। अब इस लाइन चार्ज की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जरा ध्यान से देखना, अगर यहां पे ना पॉजिटिव यूनिट चार्ज रख देते हो, ये रहेगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा।
तो यहां पे ना E1 भी आउटवर्ड रहेगा और E2 भी राइट साइड में रहेगा। मान लीजिए पॉइंट O है, या C से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, या M पे, M पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट M इज इक्वल टू, ये बनेगा इन दोनों का वेक्टर सम E1 प्लस E2। कैसे चेक करोगे, यहां पे ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे, ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। दोनों फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में हो जाएंगी। और एक ना लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा गिवन हो तो क्या फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो एग्जिस्ट करता है लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है R राइट साइड में। और इसके लिए क्योंकि ना एक ही डायरेक्शन में हमको ना ऐड कर देनी है, तो ये बन जाएगा लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। डायरेक्शन हमने ऑलरेडी यहां पे स्पेसिफाई कर ही दी है मिड पॉइंट पे। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट, ये वैल्यू क्या बन जाएगी ओवरऑल आपके पास, ये बन जाएगी जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट R, पाई एप्सिलॉन नॉट R, लैम्डा डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट R। न्यूटन पर कूलम के अंदर ये फील्ड आएगी, न्यूटन पर कूलम के अंदर, यानी कि ये वाला ऑप्शन है जो लास्ट वाला, पाई एप्सिलॉन नॉट R। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वन इज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है 3R डिवाइडेड बाय 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। क्या दिया हुआ आपको, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल गिवन है जिसकी रेडियस R है, ये चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। क्या ड्रॉ किया है हमने, चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल की रेडियस आपको कितनी दे रखी है, कैपिटल R। अगर ये चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ना इसके कहां पे रहेगा, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा चार्ज का, वॉल्यूम पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। फ्रॉम द सेंटर रेडियस R इज E, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3R डिवाइडेड बाय 2। अब इसके सेंटर से जो डिस्टेंस कंसीडर किया हुआ ना, यहां पे पॉइंट है P, यहां पे अगर आप ना गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हो तो P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 3R डिवाइडेड बाय 2, उसकी वैल्यू आपको ना E दे रखी है एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ R/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ना कहां पे फाइंड आउट करनी है, देखो ये तो खैर रेडियस R है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है यहां पे, ये जो पॉइंट है यहां पे आपको ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको E1 से एक्सप्रेस करते हैं। और ये सेंटर से डिस्टेंस कितना है, सेंटर से जब आप इसका डिस्टेंस कंसीडर करोगे R डिवाइडेड बाय 2, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इन एट वेल इनसाइड at all points that are well inside a charged conducting shell, charge conducting spherical shell is equal to 0। क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी। क्यों, इट इज ड्यू टू द कांस्टेंट पोटेंशियल, इज 0 ड्यू टू
कांस्टेंट पोटेंशियल इनसाइड, कांस्टेंट पोटेंशियल इनसाइड, उसके इनसाइड हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अभी हमने 2 क्वेश्चन पहले उसका ग्राफ भी बनाया था पोटेंशियल का, और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ग्राफ बनाया था। सो फाइनली लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आज की क्लास का हमारा जो फाइनल क्वेश्चन है वो अब आ चुका है। आइए देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन गिवन है। एक होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया है 10 माइक्रो कूलम का। कैसा स्फीयर है? होलो है और इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड का क्या मतलब है? इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग अगर स्फीयर है वो और इंसुलेटेड है, मान लीजिए उसकी रेडियस आर है, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होएगा ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टिंग के लिए अगर होता है ये नॉन कंडक्टिंग, तो वॉल्यूम पे भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता। क्योंकि ये कंडक्टिंग है तो सिर्फ इसकी ना सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगा। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चार्ज कहां पे एग्जिस्ट करेगा? इसकी सरफेस पे। चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन? आपको 10 माइक्रो कूलम की वैल्यू गिवन है। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इफ इट्स रेडियस इज 2 मीटर। अब इसकी रेडियस की वैल्यू इन्होंने मेंशन कर दिया, रेडियस की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेंटर पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी तो हमने इससे पहले डिस्कस किया। एज पोटेंशियल एट द सेंटर, मान लीजिए सेंटर को आप ना सी से एक्सप्रेस करते हो, इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस इज इक्वल टू कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट वैल्यू है कितनी है बताना जरा सा बस। सरफेस और सेंटर पे पोटेंशियल कितना है? क्या वो डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आर। सो नाउ एज, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अपना कैसे एक्सप्रेस करते हो? ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल डीवी डिवाइडेड बाय डी आर से। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप बात करते हो तो ये बनेगा माइनस में डी बाई डी आर ऑफ पोटेंशियल, तो ये बनेगा माइनस में डी बाई डी आर ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू। कॉन्स्टेंट पोटेंशियल को जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाती है? 0 आ जाएगी इसके वैल्यू इनसाइड। तो क्या वैल्यू आएगी? 0। होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो आज का सेशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अपने क्लास को मैक्सिमम शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो सके। और आपके नीट एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।